पाकिस्तान ने भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ज़ाहिर बात है पाकिस्तान डे मनाया और उसमें पूरी दुनिया में तकरीबात हुई जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मौजूद थे। भारत में भी तकरीब हुई इस हवाले से। वहाँ जो पाकिस्तान के चार्ज डे अफेयर हैं साद वड़ैत साहब, वो ऑब्वियसली ही वॉज द ओनली मैन हु वॉज ऑन द स्टेज। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास गुज़श्ता दौरे हुकूमत के दौरान पिंक रॉक सॉलिड की गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट पर। अमेरिका एक बड़ी कंट्री है और अमेरिका को यही लगता है कि जो एशियन कंट्रीज हैं जिसमें पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है या कोई भी दूसरी कंट्रीज है, वहां पर उसका हुक्म चल सकता है। जमहूरियत कहने वाले भारत का पटाखा चल जाए, पटाखा, और भारतीय भूखे मर जाएं। ये जो शाइनिंग इंडिया नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, शाइनिंग इंडिया डाइंग इंडिया में तब्दील हो जाएगा, डाइंग इंडिया में बदल जाएगा। And no one from Indian government joined him. किसी भी इंडियन ओहदेदार ने, फॉरेन ऑफिस से किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। मैं आपको वैसे थोड़ा सा प्रोटोकॉल बता दूं, आई एम नॉट अ डिप्लोमेट बट आई नो कि जब इस तरह के रिपब्लिक डे होते हैं या नेशनल डे होते हैं या डिफरेंट ममालिक डिफरेंट डेज बनाते हैं, तो उसमें अमूमन जिस मुल्क में उनकी एम्बेसी होती है या हाई कमिश्नर होता है, तो वहाँ पे उस मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव कोई, मे बी अगर बहुत अच्छे ताल्लुकात हों तो कहीं वज़ीर आज़म भी आ जाता है, अगर बहुत अच्छे तरह बेहतर काम हो तो फॉरेन ऑफिस मिनिस्टर आ जाता है, अगर कोई और हो तो फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दो, किसी और मिनिस्टर को भेज दो। इस तरह के डिफरेंट रिलेशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मुझे याद है पिछले दिनों जब पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का आई थिंक नेशनल डे था, इंडिपेंडेंस डे था, तो वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब चले गए, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चले गए, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बड़ा ज़रा और लेवल के, नेक्स्ट लेवल के हैं। तो बरतानिया के भी आई थिंक किंग्स डे था या कुछ इस तरह का, तो तब भी वज़ीर आज़म साहब चले गए। बहरहाल ये जो डे है, यहाँ पे कोई भारतीय ओहदेदार नहीं आया भारत का, दे डिडंट लाइक टू कम। लेकिन ये ऐसे नहीं है जैसे नज़र आ रहा है। एक्चुअली है क्या ये बेसिकली कि पाकिस्तान साइड से भी कोई नहीं जाता। जब भारत इस्लामाबाद के अंदर अपना रिपब्लिक डे की तकरीबात करते हैं या 15 अगस्त की तकरीबात करते हैं, तो कोई ओहदेदार पाकिस्तान से भी नहीं जाता, क्योंकि मुझे भी बुलाया जाता है, बहुत सारे और पाकिस्तानियों को बुलाते हैं वो। जैसे मैं देख रहा था कि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने इंडिया के बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ था इसमें, और कुछ सहाफ़ी थे, कोई भी पॉलिटिशियन हो, या पॉलिटिशियन तो अवॉइड करते हों कि शायद, मैंने कोई तस्वीरें इस तरह नहीं देखी, बहरहाल काफ़ी लोग थे, सिविल सोसाइटी की टीम या मीडिया, मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के लोगों को, स्पोर्ट्स। मुझे याद है कि अभी रिसेंटली जब इंडियन हाई कमीशन ने इस्लामाबाद के अंदर एक फंक्शन किया, तो रमीज़ राजा साहब आए हुए थे, कोई अच्छे अच्छे सिंगर भी बुलाए हुए थे, गाने के लिए नहीं, लेकिन जस्ट बिकॉज इंडिया पाकिस्तान का जो कल्चरल कनेक्शन है जो है वो मौजूद है। सो जब इंडियन अथॉरिटीज़, इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद में जब बुलाते हैं इस तरह के रिपब्लिक डे या 15 अगस्त, तो कोई भी पाकिस्तान से भी नहीं जाता, और इंडिया से जो भी है वो कोई भी नहीं आया। सो हाई कमिश्नर अकेला खड़ा रहा। अब ये होता ये है कि मैंने बहुत सारे डिप्लोमेट्स को ये बातें करते देखा है इधर इस्लामाबाद में कि भाई क्यों कोई पाकिस्तानी क्यों नहीं आया, ये क्या तकरीबात है। मतलब किसी न किसी को तो जाना चाहिए। मोदी सरकार के आते ही हर भारतीय गैर महफूज हो गया, चाहे वो मुसलमान अकलियत हो, ईसाई हो, सिख हो, कश्मीरी हो, या फिर आज़ादी की जंग लड़ती दूसरी भारतीय रियासतों के बाशिंदे हों। मोदी ने हर किसी की जिंदगी अजाब बना के रख दी है, और भारतीय हुकूमत किसानों से बातचीत करके भी तो मसला हल कर सकती है ना। क्यों नहीं करती बातचीत? किसानों के मुतालिबात क्या हैं? वो अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा चाहते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, वो बिल्कुल सही, उनका जायज मुतालिबा। और दूसरी तरफ ताकत के नशे में चूर मोदी सरकार सिर्फ डंडा चलाना जानती है, सिर्फ चाहती भी यही है। और इसीलिए एहतजाज करने वाले जो भारतीय किसान हैं, उनसे निपटने के लिए पुलिस की जो भारी नफरी है वो तैनात कर दी गई है।
और भारतीय पंजाब में दफा 144 तक नाफिज कर दी। मोदी ने भारत को फैटिव ब्लैकलिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया है। मैं बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रही हूं भारत से, और आपको याद है कि पहले सिर्फ पाकिस्तान कहता रहा, बारहा कहता रहा कि भारत सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं है बल्कि दहशतगर्दों की सबसे बड़ी मददगार रियासत है। मगर अब दुनिया भी मान गई है कि मोदी की क़यादत में भारत एक फाशिस्ट और दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाली रियासत बन चुका है। और सबसे बढ़कर यह कि इस बात का एतराफ खुद नरेंद्र मोदी अपनी जबान से कर चुका है। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने अपने अवाम, अपनी जनता को एक नई तकलीफ दी जब बड़े करेंसी नोटों को बंद करने का ऐलान किया गया। नोटबंदी का ऐलान करते हुए खुद नरेंद्र मोदी ने एतराफ़े जुर्म किया कि वो ये काम इसलिए कर रहा है ताकि करप्शन और दहशतगर्दी को खत्म किया जा सके। लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद ये पॉलिसी नाकाम रही, क्योंकि मोदी सरकार खुद ही दहशतगर्दों की फाइनेंसिंग में मसरूफ रही। और इसलिए उम्मीद है कि जल्द ही भारत को फैटिव की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है ये। और नवंबर 2023 में फैटिव की समात में भारतीय जराइम की लंबी फहरिस्त भी सामने आ चुकी है, जिसके मुताबिक सरकार वसी पैमाने पर दहशतगर्द तंजीमों को माली ताउन फराहम कर रही है। और दुनिया भर में दहशतगर्दी के मुतादिद वाकयात में हिंदुस्तान का मुलव्विस होना भी साबित हो चुका है। और यह हकीकत भी खुलकर सामने आ चुकी है कि मोदी सरकार की ज़ेरे निगरानी आरएसएस दुनिया भर में दहशतगर्दी और इंतशार फैला रही है। मोदी सरकार दहशतगर्द तंजीमों को माली ताउन फराहम करने के लिए रकम गैर कानूनी कारोबार से हासिल करती है। और भारत का शहर मुंबई जुए का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, मुनशियात फरोशी और इनफॉर्मल इकोनॉमिक अकाउंट्स में भी भारत सरे फरिस्त है। और यही वो काला धन है जिसके जरिए मोदी सरकार हिंदुस्तान में इंतहा पसंदी और पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को फरोग देती है। भारत में स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की बढ़ती हुई शरह पूरे खित्ते के लिए खतरे की घंटी है। मगर फिर भी मोदी सारे काले धंधों में बढ़ता चला जा रहा है, कुछ को पूछने वाला नहीं इसके अपने मुल्क में भी। और इन गलत पॉलिसियों से भारत में बेचारा गरीब तर और अमीर तर होता चला जा रहा है। अकलियतें गैर महफूज हैं। एनर्जी सेक्टर में कोयले के इस्तेमाल में इजाफा भी खतरे की घंटी बजा रहा है। ये वो सारे जराइम हैं जिनका जवाब भारत को फैटिव की जून में होने वाली समात में देना है। और अगर नरेंद्र मोदी सरकार फैटिव को मुतमईन ना कर पाई तो खमियाजा इसको ब्लैक लिस्ट में जाकर भुगतना होगा। और मैं हमारे तक तो खैर चल जाता है। हमें अगर कह देते हैं कि जी आपने रशिया से ऑयल लेना है या नहीं लेना है, तो उस पर भी हम अमेरिका की सुनकर काम करते हैं। हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें तो डिक्टेशन मिलते ही रहते हैं, चाहे वो अमेरिका से मिले, चाहे वो सऊदी अरब से मिले, या आप कह लीजिए चाहे वो हमें चाइना, यानी कि जो हमारा माई बाप है चाइना, वो हमें डिक्टेशन देता है। वो डिक्टेशन लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं और तभी हम काम करते हैं। लेकिन जाहिर है भारत की पोजीशन वो नहीं है। भारत की इकोनॉमी सभी जानते हैं कि किस तरह से चल रही है। भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। भारत के पास डॉक्टर जयशंकर हैं, यानी कि जो एक तरह से साफ क्लियर बात करते हैं। और वो जो कहा जाता है ना कि सीधी बात नो बकवास, तो जी हाँ, बिल्कुल वही बात डॉक्टर जयशंकर करते हैं। और वो हमेशा से यही हमने देखा है कि बहुत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। तो भारत ने जाहिर है कि अमेरिका को इसके लिए एक सख्त सा जवाब दिया है। बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस बात को उन्होंने जिसे कहते हैं रिजेक्ट किया है कि अमेरिका इस बारे में किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट या प्रेशराइज कर सकता है भारत को कि वो अपोजिशन लीडर्स के मामले में, या अगर कोई अरेस्ट हुआ है किसी भी तरह के केसेस में, तो उसके लिए कोई डिक्टेशन अमेरिका दे सकता है या कोई बात अमेरिका कह सकता है। इस बारे में जैसे मैंने कहा कि उन्होंने साफ जवाब दिया है कि जी हमारा इंटरनल मामला है और इसको हम खुद देखेंगे और इसके बारे में अमेरिका को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आई विश कि पाकिस्तान की भी जो है वो इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो जाए, पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो, ताकि हम भी लोगों को या दूसरी कंट्रीज अगर कोई इंटरफेयर करती है पाकिस्तान के मामले में तो हम उनको जवाब दे सकें। लेकिन उसके लिए जाहिर है पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीजें जिनको सही होने की जरूरत है, और सबसे पहले वो सही होगी तभी बात जो है वो आगे बढ़ पाएगी और तभी लोग जो है इसके बारे में कुछ कह पाएंगे।